नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट आपकी थर्ड है विशिष्ट अधिगमकर्ताओं हेतु निर्देशन उपकरण और प्रविधियां, और टॉपिक है पिछड़े बालकों का समूह। पिछड़े बालकों के समूह में हमने पिछड़े बालकों का अर्थ पढ़ा, परिभाषा पढ़ी। आज हम पिछड़े बालकों की विशेषताएं पढ़ेंगे कि पिछड़े बालकों की क्या विशेषताएं होती है। पिछड़े बालक मानसिक रूप से मंद गति या मंद बुद्धि नहीं होते हैं, बल्कि इनके जो शैक्षिक उपलब्धि होती है वो शैक्षिक उपलब्धि इनकी निम्न स्तर की होती है। यानी कि ये अब जिस कक्ष में या जिन औसत आयु वाले बच्चों के साथ या बालकों के साथ ये रहते हैं उससे निम्न इनकी शैक्षिक उपलब्धि होती है। तो देखिएगा पिछड़े बालकों की विशेषताएं, जिसमें फर्स्ट है अधिगम धीमी गति से। अधिगम धीमी गति से अधिगम धीमी गति से होना। अधिगम धीमी गति से होना फर्स्ट पॉइंट है। अधिगम धीमी गति से होना यानी पिछड़े बालकों में जो अधिगम होता है, पिछड़े बालकों में जो अधिगम यानी जो सीखने की क्षमता होती है वो बहुत धीमी होती है, बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो होती है। कहने का मतलब है कि पिछड़े बालकों में सीखने की गति या अधिगम करने की गति बहुत धीमी होती है। ये बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। इनकी तुलना में जो सामान्य बालक होते हैं वो सामान्य बालक अधिगम की क्षमता तीव्र होती है। यानी कि सामान्य बालकों में अधिगम करने की क्षमता, या मान लीजिए कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें और तीव्र होती है, उच्च तीव्र होती है, तथा सामान्य बालकों में अधिगम करने की क्षमता तीव्र होती है। यानी कि ये जो पिछड़े बालक होते हैं इनमें धीरे धीरे यानी कि एक बात को कई बार दोहराने के बाद इनको वो बात समझ में आती है। तो जो पिछड़े बालक होते हैं उनमें तो अधिगम करने की या किसी बात को सीखने की या किसी टॉपिक को सीखने की क्षमता धीमी गति से होती है, लेकिन इनकी तुलना में जो सामान्य बालक होते हैं उन सामान्य बालकों में सीखने की क्षमता इनसे तीव्र होती है, तेज होती है। यही कारण है जिससे पिछड़े बालक सामान्य बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। यानी कि यही कारण होता है जिससे पिछड़ा बालक मंद बुद्धि नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा कि पिछड़ा बालक मंद बुद्धि नहीं होता है, बल्कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि या शैक्षिक स्तर उसका निम्न होता है। इस कारण वो सामान्य बालकों से पीछे रह जाता है। कहने का मतलब है शैक्षिक उपलब्धि उसकी निम्न होती है, वो किसी अचीवमेंट को उपलब्ध प्राप्त नहीं कर पाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो बालक फेल हो जाता है। फेल होना यानी कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि उसको पूरी तरीके से प्राप्त न होना, या वो कक्ष में सामान्य बच्चों के साथ विषय वस्तु को या पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसे बालकों की जो शैक्षिक उपलब्धि होती है या अधिगम करने की जो इनकी क्षमता होती है वो सामान्य बालकों से बिल्कुल निम्न स्तर की होती है, तो बिल्कुल धीमी गति से ये सीखते हैं। साथ में ये होता है कि ये बालक सामान्य बालकों के साथ किसी भी कार्य को करने में, यानी कि सामान्य बालकों के साथ यदि पिछड़े बालकों को भी शामिल कर दिया जाए तो ये बालक उस कार्य में असुविधा अनुभव करते हैं। यानी कि इनको असुविधा लगती है, ये उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते, उसमें ये असुविधा इनको महसूस होती है। इस प्रकार से जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी ये विशेषता है कि इनकी अधिगम करने की, इनकी किसी कार्य को सीखने की गति बहुत धीमी होती है। नेक्स्ट है सेकंड है शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ापन। सेकंड है शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ापन। शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ेपन से तात्पर्य यह है कि ये बालक शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। सामान्य बालकों के साथ यह प्रगति नहीं कर पाते। सामान्य बालकों के साथ यदि इनको मिला भी दिया जाता है या सामान्य बालकों के साथ इनको किसी कार्य के लिए इनको कह भी दिया जाता है, बोल भी दिया जाता है, तो ये उस कार्य को नहीं कर पाते और ये असुविधा का अनुभव करते हैं। इसलिए शैक्षिक क्षेत्र में इनका पिछड़ापन दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये है कि पिछड़े बालक शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े हुए होते हैं। शैक्षिक बालक क्या होते हैं? पिछड़े बालक शैक्षिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए होते हैं। वो मंद बुद्धि नहीं होते, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में वो पिछड़े हुए होते हैं। ये बालक एक ही कक्षा में कई वर्ष लगा देते हैं। यानी कि एक ही कक्षा में ये बार बार फेल होते रहते हैं, और एक ही कक्षा में जब ये एक कक्षा को ये क्लियर नहीं कर पाते तो फेल होने के कारण इनमें पिछड़ापन दिखाई देता है। साथ में ये होता है कि अपनी उम्र के बालकों की तुलना में, अपनी उम्र के यानी कि औसत आयु के बालकों की तुलना में जो इनकी कक्ष में जो जिस उम्र के बालक होते हैं उन बालकों की तुलना में शैक्षिक क्षेत्र में
ये बालक अधिक पिछड़े हुए होते हैं, यानी कि उन बालकों की तुलना में ये शैक्षिक क्षेत्र, उम्र तो एक ही होती है, कक्षा भी एक ही होती है, सिलेबस भी एक ही होता है, विषय वस्तु भी एक ही होती है, और जो शिक्षक इन सब बालकों को पढ़ाता है वो भी एक ही होता है, यानी कि विषय अंतर्गत इनके शिक्षक होते हैं। लेकिन फिर भी पिछड़े बालक उस विषय वस्तु को कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि यह शैक्षिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस पिछड़ेपन के कारण, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र जो पिछड़ापन होता है, पिछड़ेपन को प्रभावहीनता कहा जाता है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में ये बालक जब प्रगति नहीं कर पाते हैं और पीछे रह जाते हैं, तो इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को प्रभावहीनता का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है शैक्षिक उपलब्धि का अभाव। शैक्षिक उपलब्धि का अभाव। शैक्षिक उपलब्धि का अभाव। शैक्षिक उपलब्धि का अभाव से तात्पर्य है कि ये बालक शिक्षा के क्षेत्र में किसी उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी कि ये सामान्य बालकों के साथ कक्ष में उन्हीं के समान प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं और ये सामान्य बालकों से पीछे रह जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शैक्षिक उपलब्धि इनकी निम्न स्तर की होती है, शैक्षिक उपलब्धि का इनमें अभाव पाया जाता है। पिछड़े बालकों की जो शैक्षिक उपलब्धि होती है उनकी योग्यताओं को देखते हुए बहुत कम होती है, यानी कि पिछड़े बालकों की जो शैक्षिक उपलब्धि है या शैक्षिक क्षमता है वो बहुत कम होती है। साथ में ये है कि कुछ प्राप्त करने की इनमें क्षमताएं होती है, यानी कि ये कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पिछड़ेपन के कारण ये कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। कहने का मतलब है कि शैक्षिक उपलब्धि का अभाव इनमें इस कारण होता है कि ये चाहे तो ये सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन पिछड़ेपन होने के कारण या बार बार अध्यापक के द्वारा डांट देने के कारण या हीन भावना से ग्रस्त होने के कारण इनमें पिछड़ेपन का अभाव आ जाता है, इनमें पिछड़ेपन की भावना आ जाती है, इसलिए ये कुछ प्राप्त नहीं कर पाते या विषय वस्तु को समझना चाहते हैं, लेकिन हीन भावना के कारण ये उस विषय वस्तु पर ध्यान नहीं देते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ बालक पूर्ण रूप से असफल रहता है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बालक पिछड़ जाता है वो पूर्ण रूप से असफल रहता है, यानी कि ये शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त न कर पाने के कारण इनमें पिछड़ेपन का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है शैक्षिक उपलब्धि का प्रयोग। फोर्थ पॉइंट है शैक्षिक उपलब्धि का प्रयोग। शैक्षिक उपलब्धि का प्रयोग। शैक्षिक उपलब्धि के प्रयोग से तात्पर्य यह है कि इन बालकों की बुद्धि लब्धि ठीक होती है, मतलब बुद्धि लब्धि इनकी कम नहीं होती है, यानी कि पिछड़े बालकों में जो कम बुद्धि लब्धि हो ऐसा नहीं है, यानी कि इन बालकों की बुद्धि लब्धि कम नहीं होती है, ये सामान्य बालकों जैसे होते हैं, लेकिन ये शैक्षिक उपलब्धि इनकी पिछड़ेपन वाली होती है। ये सामान्य बालकों से शैक्षिक उपलब्धि यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रोग्रेस नहीं कर पाने के कारण ये सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। बुद्धि लब्धि इनकी कम नहीं होती है, बुद्धि लब्धि इनकी वैसी ही होती है जैसी कि सामान्य बालकों की होती है। और कहीं पर भी यानी कि बुद्धि लब्धि का पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि का कहीं पर भी, यानी कि ना तो अर्थ में इसको स्पष्ट किया गया है, नए परिभाषाओं में इस शब्द को स्पष्ट किया गया है, यानी कि शैक्षिक उपलब्धि का प्रयोग, ये इनकी जो शैक्षिक उपलब्धि होती है वो शैक्षिक उपलब्धि कम होती है, यानी कि बुद्धि लब्धि कम हो ऐसा ना तो अर्थ में स्पष्ट किया गया न इसकी परिभाषाओं में स्पष्ट किया गया, बल्कि शैक्षिक उपलब्धि का ही हमेशा इसके डेफिनेशन में और इसके अर्थ में शैक्षिक उपलब्धि का ही प्रयोग किया गया है। तो इन बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कम नहीं होती है, बल्कि इनकी शैक्षिक उपलब्धि इनकी कम होती है। शैक्षिक उपलब्धि कम होने के कारण ही ये बालक पिछड़ेपन के अभाव से ग्रस्त हो जाते हैं या कक्षा कक्ष में पिछड़े रह जाते हैं। शैक्षिक उपलब्धि का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि जब इसका अर्थ स्पष्ट किया उसमें बुद्धि लब्धि कम होना ऐसा नहीं बोला गया, नहीं परिभाषाओं में यह बोला गया है कि इन बालकों की बुद्धि लब्धि कम है। कहने का तात्पर्य सीधा सा यह है कि शैक्षिक उपलब्धि के प्रयोग को आधार माना गया है। शैक्षिक उपलब्धि के प्रयोग को क्या माना गया है? आधार माना गया है, जबकि बुद्धि लब्धि के प्रयोग को आधार नहीं माना गया। इनकी बुद्धि लब्धि तो
बड़े छात्रों से कम लेवल की या औसत आयु वाले छात्रों से, कहने का मतलब ये है कि ये जिस कक्ष में पढ़ते हैं उस कक्ष के बालकों के हम उम्र होने के बावजूद भी इन बालकों की जो शैक्षिक उपलब्धि होती है वो एक सीढ़ी नीचे वाले बालकों जैसी होती है। यानी कि ये पाठ्यक्रम अपनी कक्षा के पाठ्यक्रम को ये पढ़ नहीं पाते हैं, अपनी कक्षा के पाठ्यक्रम को ये समझ नहीं पाते, बल्कि उससे नीचे वाली कक्षा का पाठ्यक्रम ये आसानी से समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। तो इनकी शैक्षिक उपलब्धि इनकी कम होती है, बल्कि बुद्धिलब्धि इनकी कम नहीं होती। इसलिए हर जगह, हर परिभाषाओं में, अर्थ में, सभी में इनकी शैक्षिक उपलब्धि का प्रयोग किया गया है। इनकी बुद्धिलब्धि कम होने वाली बात नहीं कही गई है। तो इस प्रकार से पिछड़े बालकों की विशेषताएं कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टॉपिक है पिछड़े बालकों के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है पिछड़े बालकों के प्रकार। पिछड़े बालकों के प्रकार। पिछड़े बालकों के प्रकार। पिछड़े बालकों के प्रकार यानी कि पिछड़े बालक दो प्रकार के होते हैं, यानी कि पिछड़े बालकों के प्रकार भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट देखिएगा शारीरिक अथवा जैविक के आधार पर। शारीरिक अथवा जैविक आधार पर। शारीरिक अथवा जैविक आधार पर। और सेकंड होता है शैक्षणिक विकास के आधार पर। शैक्षणिक विकास शैक्षणिक विकास के आधार पर। पिछड़े बालकों के प्रकार, यानी पिछड़े बालक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार में फर्स्ट तो है शारीरिक अथवा जैविक आधार पर और सेकंड है शैक्षिक विकास के आधार पर। अब इनका जो डायग्राम बनेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।